केडी स्मार्ट एजुकेशन में सभी का स्वागत है। आज कल हमने डाइजेशन के पार्ट्स पढ़ लिए थे, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा था लीवर। लीवर के अंदर है वो कुफर सेल्स होती है। लीवर का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुफर सेल्स। कुफर सेल्स का क्या काम होता है? जटिल वसा को सरल वसा में तोड़ने का। जटिल वसा को सरल वसा में ब्रेक डाउन करने का काम होता है कुफर सेल्स का। इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। कल हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लीवर, सलाइवरी ग्लैंड्स और पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स सब पढ़ लिए थे, उनके हार्मोन्स और एंजाइम्स वगैरह सब। आज हमारा जो पार्ट है वो है लास्ट पार्ट, डाइजेस्टिव, पाचन कैसे होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। सबसे पहले डाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? खाने को खाना पड़ता है, मुंह में रखना पड़ता है। तो डाइजेशन का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? मुख होता है। मुख में पाचन है ना, मुख। या उसके अलावा उसका दूसरा पार्ट होता है मुख गुहा। मुख गुहा में मैंने कल बताया था टीथ प्रेजेंट होते हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं, और इसके अलावा टीथ, लार ग्रंथियाँ और जीभ प्रेजेंट होती है। तो ये सब मिलके उसके अंदर भोजन का पाचन करने का काम करते हैं, ठीक है। 30% स्टार्च का पाचन है या भोजन का पाचन है वो मुख गुहा में ही हो जाता है, 30%, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर होते हैं टीथ होते हैं, इसके अलावा जीवा, जीभ, टंग, इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीभ की, ठीक है। जीभ जैसे ऐसी सी जीभ है वो, जीभ के ऊपर सबको पता है कि छोटी छोटी कलिकाएँ पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं स्वाद कलिकाएँ, पेपिली बोलते हैं, ठीक है। स्वाद कलिकाएँ या पेपिली इसको बोलते हैं, ठीक है। स्वाद कलिकाएँ क्या करती है? टेस्ट को पहचानने का काम करती है। स्वाद कलिका जीभ हम देखते हैं हमेशा गीली गीली सी रहती है, ठीक है, वेट रहती है। तो उसको वेट रखने का काम कौन करता है? जीभ के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है वेबर्स ग्लैंड, तो वो इसको वेट रखने का काम करती है, वेबर्स ग्लैंड। ये इसको जीभ को हमेशा गीला रखने का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएँ कितनी होती है? 4 टाइप की पेपिली होती हैं, 4 टाइप्स। कैसी कैसी? जैसे ये जीभ है, ठीक है, यहाँ पे स्वीट, यहाँ पे एक पार्ट होता है, यहाँ पे होता है। जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो कौन सी चीज़ को पहचानने का काम करता है? मीठे का टेस्ट है वो यहाँ से आता है, जीभ के आगे वाले हिस्से से। जो ये वाला हिस्सा होता है वो साल्टी चीज़ों को पहचानने का, टेस्ट करने का काम करता है। ये तीखी चीज़ों, जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनका, और ये कड़वी चीज़ों का। टेबलेट वगैरह लेते हैं तो ये हम लास्ट पार्ट में रखते हैं ना, तो वहीं पे जाके उसका कड़वापन महसूस होता है। तो ये जीभ के 4 पार्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं टीथ की। दांत है वो कितने होते हैं वयस्क मनुष्य में? 32 दांत माने गए हैं, लेकिन ये अलग अलग हो सकते हैं, किसी के टूट फूट जाएं तो हो सकता है, ठीक है। तो दांत है वो, दांतों को दांत ऐसे जैसे 2 टाइप के दांत होते हैं। एक तो पहले तो हम ह्यूमन के जो दांत होते हैं उनको गर्तदंती दांत बोला गया है ना, गर्तदंती। द्विबारदंती, क्यों? क्योंकि ह्यूमन में दांत 2 बार आते हैं, एक बार जो दूध के दांत होते हैं उसके बाद, और एक बार उनके टूटने के बाद नए दांत आते हैं जो परमानेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको द्विबारदंती बोलते हैं। तो दांत है वो कैसे होते हैं? जैसे ये ऊपरी जबड़ा होता है हमारा, ये नीचे वाला जबड़ा है, ठीक है।
इसमें ऐसे सॉकेट्स होते हैं, सॉकेट्स बने होते हैं ऐसे छोटे छोटे, उनमें दांत दसे हुए रहते हैं, इनको गर्द बोलते हैं, इसलिए इसको गर्दंती बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ये ऊपर वाला जबड़ा है, इसको बोलते हैं मैक्सिलरी जा, और इसके अंदर जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं मैक्सिलरी टीथ। ये नीचे वाला जबड़ा है, इसको बोलते हैं मैंडिबुलर जा। इसके दांतों को बोलते हैं मैंडिबुलर टीथ। ये ऊपर वाला जबड़ा इमूवेबल होता है, ये मतलब ये हिल नहीं सकता, इमूवेबल होता है। नीचे वाला जबड़ा मूवेबल होता है, हिला के देख लो चाहे, ऐसे नीचे वाला जबड़ा हिल सकता है, ऊपर वाला जबड़ा नहीं हिल सकता, ठीक है। फिर द्विबारदंती। द्विबारदंती क्या होते हैं? द्विबारदंती मतलब एक बार तो दांत आते हैं मिल्क, जो दूध के दांत होते हैं, टेम्परेरी अस्थायी दांत। दूसरे होते हैं स्थायी दांत। अस्थायी दांत है वो 20 होते हैं और स्थायी दांत है वो 32 होते हैं। अब दांत पहले बता दूं, दांत है वो 4 टाइप के दांत होते हैं हमारे शरीर में। पहले होते हैं कृंतक, इंसाइजर, इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर, हिंदी में बहुत कंफ्यूजिंग है। कृंतक। दूसरे होते हैं कैनाइन, रदनक। तीसरे होते हैं प्रीमोलर और चौथे होते हैं मोलर। अग्रचूर्णक और चूर्णक। जो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है खाने को, जैसे कि उसका जो काटना, चीरना, काटने कूटने का काम, ये चॉपिंग का काम कृंतक करते हैं, ठीक है। दूसरा रदनक, रदनक का काम क्या होता है? उस खाने की चीर फाड़ करना, ठीक है। तीसरा अग्रचूर्णक, अग्रचूर्णक का क्या काम होता है? अग्रचूर्णक और चूर्णक का क्या काम होता है? उसको ग्राइंड करना, पीसने का काम होता है अग्रचूर्णक और चूर्णक का, ठीक है। अब अस्थायी दांत और स्थायी दांत पे आते हैं। अस्थायी दांत 20 होते हैं, ठीक है। इनका एक फॉर्मूला होता है 2/2। ठीक है, ये होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे होता है? ये हमारी एक साइड का, इधर वाली साइड का ऊपर और नीचे वाली साइड का फॉर्मूला है, ठीक है, दांतों का। इंसाइजर इधर वाली साइड से देखेंगे तो 2 इंसाइजर दिखेंगे, 2 ही वो दिखेंगे हमें ऊपर वाले जबड़े में और 2 नीचे वाले जबड़े में, ठीक है। कैनाइन दिखेंगे। ये आधे वाले, इधर वाली आधी साइड का है, और तो इसको जब हम ये बट्टा में नहीं है, इस भाग में नहीं है, ये ऊपर वाले जबड़े को, ये नीचे वाले जबड़े को बता दो, तो 5/5 ऊपर वाली साइड में दांत हो जाएंगे, 5 नीचे वाली साइड में, इनको जोड़ेंगे तो, ठीक है। इनको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इधर वाली साइड का जो होता है वो इनको 2 से गुना करने पर आ जाएगा, ठीक है। तो 10/10 हो जाएंगे, तो 20 दांत टोटल हो गए, ठीक है। ये किस एज तक रहते हैं? ये पैदा होने के बाद जो दांत आते हैं उसके बाद जो हमारे दांत टूटते हैं 10-12 साल की उम्र तक, उस तक रहते हैं। फिर 32 दांत जो आते हैं उनको बोलते हैं इनका फॉर्मूला इनका, ठीक है। अब इनको भी ऐसे कर लेंगे, 2, 3, 2, 5 और 8 दांत हो गए, ठीक है। 8 दांत इधर वाले जबड़े में ऊपर, 8 दांत इधर वाले जबड़े में नीचे, वयस्क अवस्था में, ठीक है। तो इधर वाले में भी 8 और 8 16 हो गए, ठीक है। 32 दांत टोटल हो गए, ठीक है। ये स्थायी दांत जो टेम्परेरी पूरे एज के दौरान हमारे रहते हैं ये, ठीक है। फिर बात आती है मोनोडोंट। एक बार ऐसा कौन सा दांत है जो सिर्फ एक ही बार आते हैं जीवन में? तो ये प्रीमोलर होते हैं। देखो अस्थायी एज में ये नहीं होते हैं ना, अस्थायी अवस्था में, स्थायी अवस्था में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये प्रीमोलर है, वो एक ही बार आते हैं।
ठीक है। इसके बाद बात आती है विजडम टीथ, अक्ल की दाढ़। अक्ल की दाढ़ को बोलते हैं विजडम टीथ, वो भी 18 की एज के बाद आता है, ठीक है। अक्ल की दाढ़ विजडम टीथ 18 की एज के बाद आता है, ठीक है। इसलिए इसको विजडम टीथ तो अकल की दाढ़, इससे कोई अकल का कोई संबंध नहीं होता कि ये दांत आती तभी अकल आती है किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। ये दांत किसी में आती भी है, किसी में नहीं भी आती होती है, ठीक है। तो ये हो गया अकल की दाढ़, ठीक है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की टीथ है, वो उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं इनेमल। टीथ के ऊपर इनेमल का आवरण पाया जाता है, जो सबसे कठोर जो है वो पदार्थ होता है, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ, इसको कोई तोड़ नहीं सकता इनेमल को, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि टीथ हो गए, सलाइवरी ग्लैंड्स की बात आती है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से पाचन, सलाइवरी ग्लैंड से मैंने बताया था 2 टाइप के हॉर्मोन्स वो निकलते, 2 टाइप के एंजाइम्स आते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, एक तो सलाइवरी एमाइलेज, दूसरा या टाइलिन भी बोलते हैं इसको, दूसरा लाइसोजाइम। इसके अलावा इसमें कुछ सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। ये दोनों एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लार में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज है, उसका क्या काम होता है? टाइलिन का क्या काम होता है? जो हमारे शरीर में जो स्टार्च होती है, मुंह में स्टार्च होती है, जो स्टार्च आती है उसको माल्टोज में तोड़ने का काम करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का माल्टोज में। माल्टोज स्टार्च की छोटी यूनिट होती है, ठीक है। स्टार्च का ब्रेकडाउन माल्टोज में कर देता है टाइलिन। इसके अलावा लाइसोजाइम का क्या काम होता है? ये एंटीबैक्टीरियल एनवायरनमेंट बनाता है, जीवाणुरोधी। जीवाणुरोधी कैसे होता है? ये जैसे भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह शरीर में आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो उनको ये मुख में ही वो ख़त्म कर देता है लाइसोजाइम, ठीक है। ये हो गया मुख गुहा में पाचन, ठीक है। अब बात आती है ईसोफेगस। ईसोफेगस की, ठीक है, फूड पाइप भी बोलते हैं इसको। इसमें भोजन को वो आगे मुख गुहा में एक इम्पॉर्टेंट बात, मुख गुहा में जो भोजन जो होता है, म्यूकस जो भोजन होता है, श्लेष्मायुक्त भोजन होता है, उसको बोलते हैं बोलस। बोलस मुख गुहा में भोजन को बोलस बोलते हैं ना। श्लेष्मायुक्त भोजन, लार वगैरह मिक्स हो जाते हैं तो वो थोड़ा चिपचिपा सा ऐसे श्लेष्मायुक्त बन जाता है, म्यूसिकेटेड। ये हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात आती है ईसोफेगस की। ईसोफेगस में क्या होता है? जैसे ये भोजन है मुख गुहा में, ये होता है हमारा स्टमक, आमाशय। तो ये इसको ऐसे दबाव डालती है तो ये भोजन आगे खिसकता है, ऐसे दबाव डालते हैं। इसमें गतियाँ होती रहती है, क्रमाकुंचनी गतियाँ, जो भोजन को स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है। क्रमाकुंचनी गतियाँ, इसकी लंबाई कल बताई थी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और इसमें क्रमाकुंचनी गतियाँ होती रहती है जो भोजन को स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। अब बात आती है स्टमक की, आमाशय की।
आमाशय। तो कल बताया था ये कैसे शेप का होता है, जे शेप का होता है, और इसमें खाना वो 4 से 5 घंटे तक ठहरता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पाचन मुख्य रूप से होता है स्टमक में पाचन। तो स्टमक जैसे देखो कैसे होता है, ऐसी सी आकृति होती है स्टमक की, है ना, जे के जैसी सी, थोड़ी ऐसी सी, है ना। तो स्टमक में ऐसे स्टमक के जो पूरी हार्डाल के ऊपर 4 टाइप के स्तर पाए जाते हैं। जो सबसे अंदर वाला स्तर होता है उसको बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जठर ग्रंथियां, ये जठर ग्रंथियां क्या काम करती है, जठर रस का स्राव करती है। जठर रस में बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह, एसिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो भोजन का पाचन करने का काम करते हैं ना। तो गैस्ट्रिक जूस होता है, उसके अंदर कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जठर रस की बात करते हैं। जठर रस में सबसे पहला एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन प्रोटीन होता है, हमारे आमाशय में जो प्रोटीन पहुंचता है उसको पेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है। पेप्टाइड प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट नहीं होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है अमीनो एसिड्स, लेकिन ये पेप्टाइड तक तोड़ देता है इसको। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है पेप्टाइड में। पेप्सिन, इसके अलावा ये कोई पूछे ये क्या है, तो ये एक एंजाइम है जो जठर ग्रंथियों से निकलता है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंट काम, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है HCl। HCl में क्या होता है, HCl है वो जो हमारे आमाशय होता है उसके अंदर एसिडिक नेचर, एसिडिक जो है वातावरण बनाने का काम करता है ना। वो अगर जैसे कि हमारे भोजन के साथ कुछ जीवाणु वगैरह अगर आमाशय तक पहुंच जाते हैं तो उनको नष्ट कर देता है, और जो हमारी जो फूड होता है उसके बाहर एसिडिक नेचर बनाने का काम करता है ना। तो ये एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसकी pH 1.8 होती है। आपको बोले इसकी pH इससे भी कम होती है, तो कम तो होती है, लेकिन जो हमारे आमाशय के अंदर गैस्ट्रिक जूस में जो HCl प्रेजेंट होता है उसकी pH 1.8 ही होती है। ठीक है, ये क्या काम करता है, जीवाणुरोधी होता है, जीवाणु वगैरह को वृद्धि नहीं करने देता शरीर में। अगर जीवाणु आ गए तो उनकी तो पार्टी स्टार्ट हो जाएगी पेट के अंदर, तो फिर वो उस भोजन को नष्ट कर दे देंगे, सड़ा गला देंगे। ठीक है, डाइजेशन ठीक से नहीं होने देंगे उसका, तो ये उसको ख़त्म करता है। ठीक है, अब बात आती है तीसरा एंजाइम जो है वो है रेनिन। रेनिन का क्या काम होता है, मिल्क प्रोटीन का तोड़ने का काम। मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है, दूध में प्रोटीन कौन सी होती है, केसीन प्रोटीन होती है दूध में। केसीन प्रोटीन को तोड़ देता है ये। ठीक है, जैसे कि अगर छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर कभी कभी जैसे वाइट उल्टी जैसा आता है ना, दूध फटा हुआ दूध सा निकलता है, तो इसी की वजह से निकलता है क्योंकि उनका स्टमक छोटा सा होता है, तो वो बाहर आ जाता है ना पचने के बाद, दूध जैसा जो होता है वो। ठीक है, इसके बाद बात आती है लाइपेज की। 4 नंबर का एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज का क्या काम होता है, ये एक एंजाइम होता है सबसे पहली बात। ठीक है, लाइपेज का क्या काम होता है, लाइपेज जो हमारे जो फैट होता है, लिपिड्स होते हैं, उनको फैटी एसिड्स में चेंज कर देता है। फैट को फैटी एसिड्स में,
जो हमारी वसा होती है, वसा का पाचन करने का काम करता है लाइपेज। ये गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम हो गए। जो पहला हो गया पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। दूसरा हो गया HCl है, वो जीवाणुरोधी वातावरण बनाता है। तीसरा हो गया रेनिन है, वो दूध की प्रोटीन का, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। चौथा हो गया ये लाइपेज है, वो जो फैट होता है वसा का पाचन करता है। ठीक है, अब बात आती है, भोजन आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा पहले एक बात और, आमाशय में जो पचा हुआ भोजन होता है उसको बोलते हैं काइम। अध पचे भोजन को पूरी तरह से नहीं पचा हुआ होता है, आमाशय में जो भोजन उपस्थित होता है अर्धपचित भोजन। अर्धपचित भोजन को काइम बोलते हैं। हिंदी में भी काइम ही बोलते हैं इसे। ठीक है, तो मुंह में जो थोड़ा बहुत पचा हुआ भोजन होता है उसको बोलते हैं बोलस, और जो आमाशय में होता है उसको बोलते हैं काइम। इसके बाद छोटी आंत। अब भोजन है वो छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत के दो पार्ट बताए थे, ड्यूडिनम और इलियम। इसकी लंबाई होती है 6 से 7.5 मीटर। ठीक है, ड्यूडिनम में जैसे वो हमारे जो पैनक्रियाटिक जूस है, अग्नाशय से जो रस निकलता था और बाइल जूस जो निकलता था। ठीक है, बाइल जूस और अग्नाशय से रक्त जो जूस होते हैं उनको ड्यूडिनम तक पहुंचाया जाता है, छोटी आंत तक, है ना। छोटी आंत के अंदर उनको पहुंचाने के लिए एक नलिका का, कॉमन नलिका का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हिंदी में उसको बोलेंगे यकृत अग्नाशयी नलिका। यकृत अग्नाशयी नलिका। ठीक है, यकृत, यहाँ पे मैंने पहले ही भी बताया था कि विलाइज प्रेजेंट होते हैं जो एब्जॉर्प्शन का काम भी करते हैं, है ना, अवशोषण का काम करते हैं, है ना। हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये जठर जो अग्नाशयी ग्रंथियाँ होती हैं उनसे और बाइल जूस को लाने का काम करता है, तो उसको बोलते हैं यकृत अग्नाशयी नलिका। ठीक है, उसके बाद हरनाल का लास्ट पार्ट होता है बड़ी आंत। सिक्किम जो है वो एक नलिका ही होती है, उससे भोजन को आगे बढ़ाया जाता है। बड़ी आंत, बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में कोई विशेष पाचन नहीं होता है, सिग्निफिकेंट डाइजेशन नहीं होता है, विशेष पाचन नहीं होता। इसमें मोस्टली एब्जॉर्प्शन का काम ही होता है ना, अवशोषण का। जल, औषधियाँ, और जो हमारी जो न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक पदार्थों का, वसा, इनका अवशोषण होता है। कहाँ पे? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के आगे जो दो पार्ट होते हैं, कोलन और रेक्टम।
कोई पूछे कि आहार नाल का सबसे अंतिम पार्ट कौन होता है, तो रेक्टम होता है। ठीक है, इसमें से जो म्यूकस वगैरह का स्राव होता है, श्लेष्मा का स्राव होता है, इससे जो भोजन को, जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको चिपचिपा सा बना देता है, उससे इसको बाहर निकालने में सहायता हो जाती है। ठीक है, श्लेष्मा का स्राव। तो आहार नाल का लास्ट पार्ट हम रेक्टम को बताएंगे, ना कि एनएस को। एनएस तो सिर्फ एक ओपन पोर होता है, जो हमारा स्टूल बनता है उसको बाहर निकालने का काम करता है सिर्फ। इसके अलावा इसका कोई डाइजेशन में कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता। आहार नाल का अंतिम पार्ट है वो रेक्टम ही होता है। ठीक है, तो ये बड़ी आंत है, वो डाइजेशन इसका स्राव करती है, श्लेष्मा का स्राव करती है। इसके बाद ये तो डाइजेशन हो गया है ना। क्या क्या पढ़ा डाइजेशन ऑफ फूड में? सबसे पहले भोजन है वो मुख में आता है। ठीक है, मुख के अंदर उसको बहुत सारे जो मुख गुहा में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, टाइलिन, लाइसोजाइम, उसके द्वारा इसको पचाया जाता है। भोजन को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है दांतों की हेल्प से, और एंजाइम्स की मदद से उसको 30% पाचन कर दिया जाता है। ठीक है, फिर भोजन है वो इसोफेगस में आता है। इसोफेगस से उसको क्रमाकुंचनी गतियों के द्वारा स्टमक तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, स्टमक तक पहुंचने के बाद उसको जो है स्टमक के अंदर उसको जठर रस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके द्वारा उनका पाचन किया जाता है जठर रस के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद जठर रस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और जो एसिल होता है वो जीवाणुरोधी वातावरण प्रदान करता है। इसके अलावा रेनिन होता है वो दूध का प्रोटीन का पाचन करता है। ये सब ये काम करते हैं। और चौथा हो गया लाइपेज, वो वसा का पाचन करता है। ठीक है, फिर बात आती है जो भोजन है वो छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत में आने के बाद भोजन का क्या काम होता है? छोटी आंत में आने के बाद भोजन जो है वो छोटी आंत में पचता है। थोड़ा बहुत उसका पाचन होता है, थोड़ा बहुत उसका अवशोषण होता है। छोटी आंत के अंदर जो म्यूकोसा के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, उसके अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होती है, और जो बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस जो आते हैं उधर, उसके द्वारा उसका डाइजेशन होता है भोजन का। फिर आता है भोजन बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कोई सिग्निफिकेंट पाचन नहीं होता है, विशेष पाचन नहीं होता, उसके लिए उसका पाचन हो जाता है। बड़ी आंत के अंदर सिर्फ अवशोषण की क्रिया होती है। ठीक है, अवशोषण की क्रिया के लिए उसको बहुत सारी सरफेस प्रदान की जाती है, जल, ड्रग्स, बहुत सारे न्यूट्रिशन पदार्थों का ब्लड के अंदर अवशोषण करके उसको ब्लड में पहुंचा दिया जाता है। फिर जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको एनएस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बड़ी आंत के भी दो पार्ट होते हैं, कोलन और रेक्टम। रेक्टम है वो सबसे लास्ट पार्ट होता है आहार नलिका का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। तो अगला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा पढ़ लेना, इतना ही डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें आता है। ठीक है, इसके अलावा जो और बाकी है वो थोड़ा हाई लेवल का होता है। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।